अब देखो ये हो गया क्लियर। अब है वैद्युत अपघटन। कौन होगा? वैद्युत अपघटन। वैद्युत अपघटन तीसरा है ना, वैद्युत अपघटन। जब धातुओं के द्रवित ऑक्साइड एवं क्लोराइड से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वे अपघटित हो जाते हैं। इस अभिक्रिया में धातु कैथोड पर और ऑक्सीजन या क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है। या देखो, जब धातुओं के द्रवित ऑक्साइड एवं क्लोराइड से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वे अपघटित हो जाते हैं, तो इस अभिक्रिया में धातु कैथोड पर, ऑक्सीजन या क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है। जैसे हमने लिया सोडियम क्लोराइड, है ना, द्रवित सोडियम क्लोराइड का वैद्युत अपघटन। अब यहां देखो, सोडियम क्लोराइड का वैद्युत अपघटन क्या होता है? जैसे NaCl होता है जी। इसके वैद्युत अपघटन से जब इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, क्या करते हैं? हमने क्या कहा था, एक चीज बताया था तुमको, इसके लिए कोई शर्त रखा जाता है। शर्त रख दिया कि NaCl के ऊपर विद्युत धारा प्रवाहित किया जा रहा है, तो विद्युत धारा प्रवाहित किया जा रहा है तो Na प्लस पर और क्लोरीन माइनस पर, सोडियम धातु प्लस पर और क्लोरीन गैस माइनस पर, यानी कैथोड और एनोड, सोडियम कैथोड पर और क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है। अब देखो यहां पे हम लोग क्या किए, सोडियम क्लोराइड इसको 2, अब यहाँ पे सोडियम 2 और क्लोरीन जैसे हम लोग बनाते हैं, जैसे मान लो सपोज दैट ऐसे सोडियम क्लोराइड को जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये सोडियम देता है और ये क्लोरीन देता है। Cl2 क्लोरीन होता है, Na सोडियम होता है, तो इसको 2 से गुणा कर देंगे, 2 सोडियम और 2 क्लोरीन, 2 क्लोरीन। ये बातें समझ में आ गया? ये है कैथोड पर, किस पर है? और वो क्या है? ये क्या है? एनोड पर। किस पर है? जैसे अगर हम लोग ले एल्युमिनियम ऑक्साइड का द्रवित एल्यूमिनियम ऑक्साइड का वैद्युत अपघटन है ना, द्रवित एल्युमिनियम ऑक्साइड, जैसे एल्यूमिनियम जो होता है, एल्यूमिनियम जैसे बोलते हैं Al2O3, एल्युमिनियम ऑक्साइड है,
इसको जब हमने किया, इससे एल्युमिनियम लिखना और इधर ऑक्सीजन लिखना। एल्युमिनियम कितना है 2, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 2, यहाँ ऑक्सीजन 3, 2 से कर दिए 2 तिया 6, यहाँ कर दी 3 दूना 6। अब 2 दूना 4 एल्युमिनियम, तो 4 से कर दो, तो इसका नाम है एल्युमिनियम ऑक्साइड, है ना। ये एल्युमिनियम कैथोड पर, किस पर, और ये ऑक्सीजन गैस एनोड पर। आ रहा है समझ में? अब हम लोग लेंगे जल का वैद्युत अपघटन। जल का वैद्युत अपघटन होता है ना, तो जल क्या है H2O, तो इसमें हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, इसमें क्या निकलता है हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। इसको 2 से कर दो, 2 दूना 4, तो 2 दूना 4। ये हो गया एनोड पर, सॉरी कैथोड पर, किस पर है, और ये दोनों में शर्त क्या है, शर्त क्या है विद्युत धारा, शर्त क्या है विद्युत धारा। बातें समझ में आ रही है? समझ में आ रहा? जब हम लोग जल को वैद्युत अपघटन करते हैं तो कैथोड पर हाइड्रोजन और एनोड पर ऑक्सीजन मुक्त करता है। क्या मुक्त करता है? कैथोड पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस एनोड पर मुक्त करता है। ये बात समझ में आ रही है? कह रहा है कि जब धातुओं के द्रवित ऑक्साइड एवं क्लोराइड से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वे अपघटित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अपघटित हो जाते हैं। और इस अभिक्रिया में धातु कैथोड पर और ऑक्सीजन या क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त करती है। बात समझ में आ रही है? अब देखो, अब हम लोग लिखेंगे चौथा, एकल विस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एकल विस्थापन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं इसको, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसको तो डीकंपोजिशन कहते हैं, इलेक्ट्रिक डीकंपोजिशन। अब देखो ये है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका मतलब हुआ विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, किसी को हम डिस्प्लेस कर देंगे, एक जगह से दूसरी जगह भेज देंगे, उसी को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, यानी विस्थापित कर देना, एक जगह से दूसरी जगह बैठा देना। जैसे हम लोग क्या करते हैं, इसमें कहते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं के समूह से, परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, तो वह एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो वह एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। बात समझ में आ रही? परिभाषा बनाना है इसको। वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, तो वह एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने लिया कम क्रियाशील धातु का अधिक क्रियाशील धातु द्वारा विस्थापन। कैसे समझेंगे इसको? तो यहां देखो कम क्रियाशील, तो कम क्रियाशील कौन है? बिल्कुल
जैसे इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट, VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लास 10th के लिए। अब देखो इसमें क्या है, एकल विस्थापन, कम क्रियाशील धातु। जैसे कहता है जब लोहे की कांटी हो, जब लोहे की काटो, जब लोहे की कांटी हो, जिसको हम लोग कहते हैं Fe, है ना, क्या बोलते हैं, Fe। Fe को हम जब कॉपर सल्फेट CuSO4, जब लोहे की कांटी को कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में डालते हैं, तब लोहा जो है, ये जो लोहा है, ये कॉपर को विस्थापित कर देता है, यानी ये FeSO4 बन जाता है। क्या बन जाता है, FeSO4 बन जाता है, और कॉपर को क्या करता है, ये विस्थापित कर देता है, यानी अलग कर देता है। ये बातें समझ में आ रहा। इसका नाम क्या है, कॉपर, इसका नाम है फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट, और इसका नाम है आयरन या लोहा, आयरन या लोहा, और इसका नाम है कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। बात समझ में आ रही है? इसमें कह रहा है कि जब लोहे की कांटी को, लोहा हो या लोहा का कांटी हो, कोई भी हो, जब लोहे की कांटी को कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में डालते हैं, कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में, तो फेरस सल्फेट और कॉपर देता है, फेरस सल्फेट और। अब तुम कहोगे सर जी हम कैसे समझेंगे दिया, तो हम विस्थापित करते हैं। हमने बोला कि कम क्रियाशील धातु जो है अधिक क्रियाशील धातु को क्या कर देता है, विस्थापित। कम क्रियाशील धातु का अधिक क्रियाशील धातु द्वारा विस्थापित। अब यहाँ पे हुआ कि ये जो Fe है, आयरन है ना, ये जो आयरन है लोहा, ये क्या कर दिया, कॉपर को विस्थापित कर दिया। किसको विस्थापित कर दिया, कॉपर को, क्योंकि ये मिल गया SO4 से, ये बन गया फेरस सल्फेट, और कॉपर को अलग कर दिया। इसका मतलब है कि आयरन जो है यानी कॉपर जो है, यहाँ पे ये पता चलता है कि कॉपर जो है, यहां से ये पता चलता है कि कॉपर जो है, कॉपर आयरन से क्या है, आयरन से कम क्रियाशील है, कम क्रियाशील है। बात समझ में आ रहा है? ये जो कॉपर है आयरन से कम क्रियाशील है, इसलिए कॉपर, आयरन जो है कॉपर को क्या करता है, विस्थापित कर देता है। क्या करता है, विस्थापित, यानी लोहा कॉपर की अपेक्षा, इसका मतलब है जो आयरन है, आयरन यानी लोहा कॉपर से क्या है, कॉपर से अधिक क्रियाशील है, अधिक क्रियाशील है। ये सब भी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, अधिक क्रियाशील है। आयरन जो है लोहा कॉपर से क्या है, अधिक क्रियाशील है। तब ना आयरन कॉपर को कहा चल भाई तू निकल यहां से। एक बार बताओ, जब लड़ाई झगड़ा होता है ना, तो जीतता कौन है, लड़ाई में जीतता कौन है, कमजोर आदमी या ताकतवर आदमी। तो जिसके पास अधिक क्रियाशील है वही ना कम क्रियाशील वाले को भगाएगा जी। तो आयरन के पास अधिक क्रियाशील है तो कॉपर को भागना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, है ना जी। तो ये सिंपल सी बात है। ये बातें समझ में आया, इसको नोट करो पहले।